स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस। ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, उससे रिलेटेड मैंने इस वीडियो में नोट्स लिए हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है ये बहुत ही लेंथी थी एंड इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2 पार्ट्स में बना दूँ। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद ये नोट्स का पार्ट है, इसके बाद मैं एमसीक्यू का पार्ट अपलोड करूँगी। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे और भी कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, एमसीक्यू आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आपको आपके सिलेबस का जिससे रिलेटेड एमसीक्यू आने हैं वो कंटेंट आपको अच्छे से ब्रीफ में पता होना चाहिए। तो फोकस हमेशा एमसीक्यू को लर्न करने की बजाय आप थ्योरी पे कंसंट्रेट करिए, ताकि अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो एमसीक्यू कहीं से भी आए आपका वो आसानी से हो जाएगा और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब आप एमसीक्यू लर्न करके जाते हो तो आप वहीं तक सीमित हो जाते हो, मतलब अगर वो एमसीक्यू आएंगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा कि आप सभी लोग जो भी हैं वो सारे नोट्स को अच्छे से पढ़िए, देन एमसीक्यू को लर्न करिए, सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें जो है सेबी के बारे में है, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसके रूल्स, फंक्शन, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो भी हैं, इश्यूज ऑफ द कैपिटल इंटरमीडियरीज हैं या फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, हमारे बैंकर्स टू दी इश्यूज़, या फिर रजिस्ट्रार है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मर्चेंट बैंक्स है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड अंडरराइटर्स। ठीक है, सो ये पूरा जो कंटेंट है वो हमारी यूनिट 2 से रिलेटेड है। तो कंटेंट भी आपको एक तरीके से लर्न होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मैं नोट्स आपसे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेबी कहते हैं। वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अप्रैल 12 1988। ध्यान रखिएगा, अप्रैल 12 1988 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट इज़ एन एपेक्स बॉडी टू डेवलप एंड रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। मतलब जो स्टॉक शेयर की मार्केट होती है उसको रेगुलेट करती है। ये एक एपेक्स बॉडी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सेबी इज़ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, मतलब सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया एंड ओरिजिनली सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था। ठीक है, एंड जो एक्ट है वो 1992 है। सो आपको ये ध्यान रखना है, 1992 मतलब सेबी एक्ट 1992 बीइंग पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स जो है वो मुंबई में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि सेबी को इस्टाब्लिश करने के रीज़न क्या थे, तो जो शेयर मार्केट मतलब जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें प्राइस रेजिंग को रोकने के लिए, अनऑफिशियल जो प्रीमियम ऑन दी न्यू शेयर्स होते थे, हमारे न्यू इश्यूज होते थे, उसको रोकने के लिए, डिले अगर कोई शेयर की डिलीवरी हो रही है तो उसको रोकने के लिए, तो बहुत सारी जो वॉल्यूशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ देते उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ने एक एजेंसी डिसाइड की जिसको हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके स्टूडेंट्स मेंबर की बात कर ले तो जो चेयरमैन है, मतलब इसका जो मेंबर होता है, चेयरमैन ऑफ दी सेबी इज़ अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, सो सेबी का जो चेयरमैन है वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 2 मेंबर्स होते हैं ऑफिसर, 2 मेंबर ऑफिसर्स होते हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड होते हैं। एंड 1 मेंबर जो होता है आरबीआई का होता है। रिमेनिंग जो 5 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय दी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो लीस्ट 3 शैल बी होल्ड, मतलब एक तरीके से होल टाइम मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात कर ले कि जो होल टाइम मेंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सो अ पर्सन हु वर्क ऑन मिनिमम 35 to 40 आवर्स इन अ वीक, सो उनको फुल टाइम मेंबर कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा मेंबर जो 1 से लेके 34 आवर्स तक वर्क करता है इन अ वीक, तो उसको पार्ट टाइम मेंबर कहते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी को बनाने का? तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी इज़ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना, उनको प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। सो बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द। देखिए इसके सेबी से आपको स्टूडेंट्स 5 से 10 MCQ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो यह टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। सो नेक्स्ट इस मतलब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जैसा कि इसमें ऊपर में ही लिखा था कि टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोटेक्ट द राइट्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स के राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको इंश्योरिंग करना सेफ्टी देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पैसे को सेव करने के लिए उनको श्योरिटी देना। एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ द कंडक्ट इंटरमीडियरीज, जैसे कि वो ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर हो गए, उनको रेगुलेट करना, उनको डेवलप करना एंड प्रिवेंट द फ्रॉड, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं या माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रोकना। ठीक है, सो ये काम जो होता है वो सेबी का होता है। अगर हम बात करें फंक्शन कि सेबी फंक्शन, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए, फंक्शन कि क्या काम करता है। तो सेबी के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, डेवलपमेंटल फंक्शन होता है, रेगुलेटरी फंक्शन होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है, जैसे आपसे फंक्शन दे दिए और ये तीनों दे दिए और नीचे आपको ऑल ऑफ दीज आंसर दे दिया, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरीके के फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर भी डाल लेते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है कि शेयर मार्केट में, मतलब जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना, समझ रहे हैं? मतलब द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दी सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पैसे की सेफ्टी एक तरीके से प्रोटेक्ट करना। सो एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन दे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इट्स चेक प्राइस रेजिंग को चेक करना। मैनिपुलेटेड कोई भी प्राइसिंग नहीं होना चाहिए सेबी में, मतलब मान लीजिए जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वो कोई मैनिपुलेटेड प्राइस नहीं होना चाहिए, तो उसको चेक करते रहना। इट प्रोविस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। ठीक है, सो इनसाइडर इज एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है। मान लीजिए कंपनी को कोई प्रमोटर या डायरेक्टर है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको रोकने का काम भी सेबी का ही होता है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये तो आपको MCQ में मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है जैसे कि डेवलपमेंटल फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कि जो सेबी है वो टू प्रमोट डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेबी का ये भी काम होता है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, इंक्रीज़ करना, ताकि स्टॉक एक्सचेंज का जो बिजनेस है वो इंक्रीज़ करे। अंडर द डेवलपमेंटल कैटेगरीज दे परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सो सेबी ट्राई टू प्रमोट एक्टिविटीज़ टू दी ऑफ द शेयर मार्केट, मतलब जो सेबी होता है वो प्रमोट करता है ऐसी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि एडॉप्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबल या फिर एडॉप्टेबल अप्रोच, जैसे कि सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग को परमिट करता है थ्रू द रजिस्टर्ड जो स्टॉक ब्रोकर्स है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकता है, जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स है उनके थ्रू वो इंटरनेट ट्रेडिंग को भी परमिट करता है, ये ताकि क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को बढ़ावा मिले, एक तरीके से इंक्रीज हो जाए। एंड सेबी हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। देखिए सेबी का ये भी काम होता है कि जो कॉस्ट होती है, इशू की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करना। एंड इवन द इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो जो IPO है उसको भी प्राइमरी मार्केट में परमिट करने का काम जो है, ये 3 जो काम होते हैं वो हमारे डेवलपमेंटल फंक्शन में आते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है कि रेगुलेट करना। सो सेबी परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन दी रेगुलेटरी फंक्शन, जस्ट लाइक कि सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट
the working of the stock brokers, sub brokers, share transfer agent, trustees, merchant bankers, and all those are associated with the stock exchange in any manner. कहने का मतलब क्या है कि सेबी जो होता है वो रेगुलेट करता है और रजिस्टर करता है जितने भी ब्रोकर्स हैं, मतलब जो भी उनसे रिलेटेड है उनको, ठीक है. सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द म्यूचुअल फंड. सेबी जो है वो रजिस्टर एंड रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड की वर्किंग को भी. एंड सेबी रेगुलेट टेक ओवर द कंपनी. सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक. तो ये भी काम जो होता है वो सेबी का होता है. सेबी रेगुलेट द प्राइमरी मार्केट, मतलब सेबी जो है वो रेगुलेट करता है प्राइमरी मार्केट को भी, सेकेंडरी मार्केट को भी और म्यूचुअल फंड्स को भी, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को भी. तो ये तो बात हो गई पूरी सेबी की. अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट. देखिए 2 टाइप की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट स्टूडेंट्स वो मार्केट होती है जहाँ पे न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं. दैट मीन्स कि इट मार्केट न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल, जहाँ पे न्यू शेयर्स मतलब ओरिजिनल शेयर इशू किए जाते हैं. सो उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट. सो प्राइमरी मार्केट में ओरिजिनेशन मतलब इट्स रिफर्स टू द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, प्रोसेस या फिर न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल. सो उस पर वर्क करता है. अंडर राइटिंग क्या होता है? इट इज़ अ एग्रीमेंट देयर बाय द अंडर राइटर्स प्रोमिसेस to the subscriber, ठीक है. एंड specified number of share and debentures or specified amount of the stock in the event of the public not subscribing to the issue. Underwriting is a guarantee to marketable of the shares, ठीक है. So these are two type underwriting in the India. institutional में हमारा जैसे कि LIC है, UTI है, IDBI है, ICICI है. नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे कि ब्रोकर्स हो गए हमारे, ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं अंडर राइटिंग्स में आती हैं. अगर हम बात कर लेते हैं रोल की, हालांकि रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेबी की. हाँ ये देख लीजिए, सेबी गाइडलाइंस ऑफ इशू सिक्योरिटी. सेबी गाइडलाइंस ऑफ इशू सिक्योरिटी में हाँ जो फर्स्ट गाइडलाइन इशू हुई थी वो 11 जून 1992 को इशू हुई थी. उसमें अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट तो ऑलरेडी होते रहते हैं, ठीक है. सो सेबी नाउ इशूड कौन से रिलेटेड गाइडलाइन? सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं. सो सेबी की गाइडलाइन जो इशू हुई है उस 3 मेथड से: कन्वेंशनल मोड ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन थ्रू बैंकर्स एंड बुक बिल्डिंग एंड ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग EIPO भी कहते हैं. सो प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडिएटरीज जैसे कि आपके टॉपिक में भी है, उसे मर्चेंट बैंकर्स जिसको हम लोग लीड मैनेजर्स भी कहते हैं. मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं? इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है विच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ इशू, सिक्योरिटी इशू, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडर राइटिंग ऑफ कैपिटल इशू, इंश्योरेंस, क्रेडिट सिंडिकेशन या फिर फाइनेंस एडवाइस और प्रोजेक्ट काउंसलिंग. ये सारी चीज़ें जो होती है वो मर्चेंट बैंकर्स या फिर लीड मैनेजर्स करते हैं. अंडर राइटर्स क्या होते हैं? इज एन एक्ट अंडरटेकिंग द गारंटी. यहाँ पे गारंटी ये प्रोवाइड करते हैं बाइंग द शेयर्स और डिवेंचर प्लेस बिफोर द पब्लिक नॉन सब्सक्रिप्शन, ठीक है. ये हमने अभी आपको पीछे भी बताया है, ये आपको ध्यान रखना है. बैंकर्स टू एन इशू जैसे कि आपके टॉपिक में भी है. सो बैंकर्स इन एन इशू इज अ इम्पॉर्टेंट इंटरमीडियरीज, ये भी एक इंटरमीडियरी होते हैं. एंड हु एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन माइनीज या फिर कलेक्शन ऑफ दी मोनीज या फिर रिफंड एप्लीकेशन ऑफ दी जो भी हमारे मोनीज होते हैं आफ्टर अलॉटमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड बाय द कंपनी, ठीक है. सो रजिस्ट्रार टू एन इशू या फिर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, ये भी ध्यान रखिए, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है. सो द रजिस्ट्रार इज़ एन इशू इज़ इंटरमीडियरीज, ये वो इंटरमीडियरीज होते हैं जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन कलेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. मतलब इनका काम होता है इन्वेस्टर से एप्लीकेशन को कलेक्ट करना एंड कीपिंग द रिकॉर्ड, ठीक है. एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मनी रिसीविंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, मतलब इनका काम जो होता है कीपिंग रिकॉर्ड, डिस्पैचिंग द लेटर्स, रिफंड ऑर्डर, मतलब ये सारे काम जो होता है वो इनका होता है. ये सारे स्टूडेंट जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये आपके कोर्स में है यूनिट 2 में.
तो इनके मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि इससे अगर एमसीक्यू आए तो आप आसानी से कर सको। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक डीटी। डीडी का मतलब होता है डिवेंचर्स ट्रस्टीज। सो इज द रेगुलेशन डिफाइन दैट डिवेंचर्स ट्रस्टीज इज एन ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डीड ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ द डिवेंचर्स। मतलब दिस इज रिलेटेड टू द डिवेंचर्स। जो भी डिवेंचर्स इशू होते हैं ऑफ एनी बॉडी ऑफ द कॉर्पोरेट, उस पर जो रेगुलेशन होता है, जो कंट्रोल होता है, वो डीटी का होता है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। सो इंडिया में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिया में इतनी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि क्रिशिल। क्रिशिल को हम लोग कहते हैं, फुल फॉर्म आपको सभी की याद रखनी है। ये इंडिया की है और नीचे ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लेवल की आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दे रखी है। वर्ल्ड लेवल पे की अगर हम बात करें, वो मोदी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, एंड फिच रेटिंग एजेंसी है। ये हालांकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड लेवल पे है। और इंडिया में क्रिशिल है। क्रिशिल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पूछा जा सकता है। फिर है केरा, ICRA, जिसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड। केयर है, फिर केयर की फुल फॉर्म है आपका क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। फिर आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। फिर आपका है शेरा। शेरा की फुल फॉर्म है SME, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। एंड फिर है ओनीकेयर। ओनीकेयर का मतलब है ओनीकेरा, सॉरी। सो ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। सो ये तीन तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता क्या है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट। मतलब जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनको एक रेटिंग प्रोवाइड करना, उनको इवैल्यूएट करना, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। फिर अगर हम बात करें केयर, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है इसमें स्टूडेंट्स, आपको इस्टेब्लिश ईयर याद रखना है। 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में। ये सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है हमारे इंडिया में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उन्हीं केयर की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया है कि ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये लीडिंग क्रेडिट एंड परफॉर्मेंस रेटिंग एजेंसी है। ये आपको ध्यान रखना है। सियरा मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सिडबी के थ्रू भी फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये भी एक मतलब ये उसको जो है वो रेट करता है। 2000 ये फाउंड हुआ था 2005 में। एंड सेटअप स्मॉल मीडियम एंड, जिसकी फुल फॉर्म एक तरीके से वो यही है कि स्मॉल मीडियम और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये इसको रेट करता है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबके ईयर लिखे हुए हैं। क्रिशिल जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में ज़रूर आएगा आपसे। ये 1 जनवरी 1998 को जो है वो ऑपरेट में हुआ था और इनकॉर्पोरेट हुआ था 29 जनवरी 1987 में। ये ग्लोबली एनालिटिकल कंपनी है जो लार्जेस्ट लीडिंग, ये भी ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट एंड लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। इसके शेयर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80% हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रमोट बाय द ICICI बैंक एंड विद अलॉन्ग विद UTI, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम केयर की बात करें सो ये 1991 में जो है वो सेटअप हुई थी। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो भी कंपनीज होती हैं उनको रेटिंग प्रोवाइड करती है। और ये एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। मोदी इन्वेस्टर्स एंड सर्विस जो केरा है, ये ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, मतलब मोदी इन्वेस्टर्स जो सर्विसेज हैं इज़ द लार्जेस्ट शेयर, केरा इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ठीक है, उसकी मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड की आपको डेफिनेशन ज़रूर याद रखनी है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इज़ अ कॉमन पूल ऑफ मनी इनटू विच द इन्वेस्टर्स प्लेस देयर कंट्रीब्यूशन दैट आर टू बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू दी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब ये पूल ऑफ मनी होती है। मतलब हमारी मनी को मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है, तो हम उसको छोटे छोटे मतलब 10-10 हज़ार रुपए के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, मतलब अलग अलग उसमें जो फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा म्यूचुअल फंड। सो एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूल ऑफ मनी होता है। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब मान लीजिए कि हमको पैसे मिले इन्वेस्टर से, हमने उनको डिफरेंट फंड्स में लगा दिया। ठीक है, छोटे छोटे, ताकि उनके पैसे के डूबने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं इसमें। फिर अगर बात करें म्यूचुअल फंड
फंड जो है आर देयर इन इंडिया सिंस 1964 से म्यूचुअल फंड इंडिया में है एंड ये आपको ध्यान रखना है। सो ये एक प्रोसीजर हमने यहाँ पे बताया है। इन्वेस्टर्स पूल ऑफ देयर मनी विद म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी से उनको रिटर्न मिलता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 स्टूडेंट्स के नाम जो है वो अपने हर एक वीडियो के लैंड में लूँ, जिनके मतलब कि जिनके कमेंट्स मुझे हमेशा मिलते रहते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिसमें से स्वस्तिका मिश्रा, इन्होंने भी अच्छा कमेंट किया है, एंड दृष्टि। सो ये स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑब्वियस सभी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 कमेंट जो हैं वो बच्चों के ले सकूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और आपके लिए हेल्पफुल है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक इस से आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसके नोट्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद मैं आपका MCQ का भी वीडियो अपलोड करूँगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।